पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हलाकू ने खलीफा को बंदी बनाकर उसके समस्त मंत्रियों एवं सेनापतियों को मार डाला। इसके बाद हलाकू ने बगदाद में कत्लेआम का आदेश दिया। जब बगदाद शहर में खलीफा के सैनिकों एवं नागरिकों के शव सड़ने लगे तो हलाकू ने अपने तंबू बगदाद शहर के बाहर गड़वाए तथा बगदाद को जलाकर राख करने के आदेश दिए। मंगोल सैनिकों ने बगदाद में स्थित खलीफा के विशाल महल में आग लगा दी। इस कारण महलों में प्रयुक्त आबनूस और चंदन की कीमती लकड़ी की सुगंध शहर की गलियों से उठ रही सड़ांध में जाकर मिल गई। उस काल के इतिहासकारों ने लिखा है कि मंगोलों ने हजारों बगदाद वासियों के शव दजला नदी में फेंक दिए, जिनके कारण नदी का पानी लाल हो गया। मंगोल सिपाहियों ने बगदाद के पुस्तकालयों में रखे लाखों हस्तलिखित ग्रंथ दजला नदी में फेंक दिए। इन पुस्तकों की नीली स्याही दजला के पानी में घुल गई और नदी का रंग नीला हो गया। हलाकू के मंत्री नसीरुद्दीन तोसी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि खलीफा को कुछ दिनों तक भूखा रखने के बाद उसके सामने एक ढका हुआ बर्तन लाया गया। भूख से व्याकुल खलीफा ने सोचा कि इसमें खाने की वस्तु होगी, किंतु जब उसने बर्तन का ढक्कन उठाया तो देखा कि बर्तन हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। हलाकू ने कहा, खाओ। खलीफा मुस्तआसिम बिल्लाह ने कहा, हीरे कैसे खाऊं? हलाकू ने जवाब दिया, अगर तुम इन हीरों से अपने सिपाहियों के लिए तलवारें और तीर बना लेते तो मैं नदी पार नहीं कर पाता और आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। खलीफा ने उत्तर दिया, खुदा की यही मर्जी थी। इस पर हलाकू ने कहा, अच्छा, तो अब मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं वह भी खुदा की मर्जी है। खलीफा समझ गया कि हलाकू खलीफा के प्राण लिए बिना नहीं छोड़ेगा। जब हलाकू ने बगदाद पर अधिकार किया था तब उसने खलीफा मुस्तआसिम बिल्लाह को विश्वास दिलाया था कि वह बगदाद में खलीफा का मेहमान बनकर आया है, किंतु अंत में हलाकू ने खलीफा को भी मौत के घाट उतार दिया। खलीफा को कैसे मारा गया, इस संबंध में अनेक किस्से विख्यात हैं, जिनमें सर्वाधिक विश्वसनीय किस्सा हलाकू के मंत्री नसीरुद्दीन तौसी का माना जा सकता है, जो उस अवसर पर स्वयं उपस्थित था। हलाकू ने खलीफा मुस्तआसिम बिल्लाह को नमदों में लपेटकर उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए ताकि खलीफा का रक्त धरती पर न बहे, क्योंकि मंगोलों में किसी बादशाह का रक्त धरती पर गिराना अशुभ माना जाता था। इस प्रकार मंगोलों ने बगदाद को बुरी तरह नष्ट भ्रष्ट करके खलीफा को मार दिया। खलीफा द्वारा हलाकू को दी गई धमकी कोरी डींग ही साबित हुई कि पूर्व और पश्चिम के मुसलमान मिलकर मंगोलों को मार डालेंगे। खलीफा की सहायता के लिए कोई नहीं आया। शिया मुसलमानों ने हलाकू के समक्ष बिना लड़े ही समर्पण किया। ईसाइयों ने हलाकू का साथ दिया और खलीफा के अपने सिपाही पूरी तरह नाकारा सिद्ध हुए। खलीफा को मार देने के बाद विजयी मंगोल बगदाद से आगे बढ़े। उन्होंने सीरिया तथा एशिया माइनर को भी अपने अधिकार में ले लिया। दर्शकों की सुविधा के लिए बता देना समीचीन होगा कि एशिया माइनर को एशिया कोचक तथा तुर्की भी कहा जाता है। यह यूरोप तथा एशिया की सीमाओं पर एशिया महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। इस काल में कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। रोमन सम्राट एशिया की तरफ से रोमन साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हूणों को रोकने के लिए अपनी राजधानी रोम से हटाकर कुस्तुनतुनिया में लाए थे, किंतु इस समय तक हूण तो तुर्कों में बदलकर अपनी पुरानी पहचान खो चुके थे, किंतु अब
13वीं शताब्दी ईस्वी में हूणों के पुराने पड़ोसी मंगोल नई मुसीबत बनकर कुस्तुनतुनिया की ओर बढ़ रहे थे। एशिया माइनर को जीतने के बाद मंगोल कुस्तुनतुनिया के दरवाजे तक आ पहुंचे थे और पूर्वी रोमन साम्राज्य का किसी भी समय मंगोलों के हाथों पतन हो सकता था। किंतु ईस्वी 1259 में अचानक ही मंगोल सम्राट मंगू खां की मृत्यु हो गई और पूर्वी रोमन साम्राज्य को जीवन दान मिल गया। मंगू खां की मृत्यु के बाद विशाल मंगोल साम्राज्य 4 भागों में विभक्त हो गया। पहला था चीन, जिसका शासक कुबले खां बना। उसने कराकोरम की जगह पेकिंग को अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान समय में पेकिंग को बीजिंग के नाम से जाना जाता है तथा यह चीन की राजधानी है। मंगोलिया, चीन, तिब्बत और तुर्किस्तान कुबले खां के अधीन थे। दूसरा मंगोल राज्य था पर्शिया, जिसे आजकल ईरान कहते हैं। इसका शासक हलाकू था। अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया और सीरिया के प्रदेश हलाकू के अधीन थे। एशिया माइनर के तुर्क सरदार भी हलाकू को अपना अधिपति समझते थे। तीसरा मंगोल राज्य था रूस। कैस्पियन सागर से लेकर काला सागर के उत्तर में रूस और पोलैंड तक के प्रदेश इसके अंतर्गत थे। इसे किपचक भी कहा जाता था। चौथा मंगोल राज्य था साइबेरिया। यह किपचक और चीन के मंगोल राज्यों के बीच में स्थित था। इस प्रकार एशिया और यूरोप का काफी बड़ा हिस्सा मंगोलों के अधीन हो गया। एशिया में भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप तथा यूरोप में पूर्वी रोमन साम्राज्य एवं पश्चिमी रोमन साम्राज्य ही मंगोल साम्राज्यों से बाहर रह पाए थे। जब तक मंगोल सम्राट कुबले खां जीवित रहा, तब तक सभी मंगोल राजा कुबले खां को अपना सम्राट मानते रहे। किंतु जब ईस्वी 1294 में कुबले खां की मृत्यु हुई तो चारों मंगोल राज्य एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो गए। ईस्वी 1260 तक मंगोलों ने सीरिया पर विजय प्राप्त की और वे फिलिस्तीन को अधीन करने के लिए दक्षिण में आगे बढ़े। कुछ ही समय में मंगोलों ने अलीपो, दमस्कस और फिलिस्तीन को भी जीत लिया। मंगोलों के फिलिस्तीन तक आ जाने से मिस्र को खतरा उत्पन्न हो गया। इस समय मामुलुक तुर्क मिस्र के शासक थे और काहिरा उनकी राजधानी थी। वस्तुतः इस काल में फिलिस्तीन भी मामुलुक तुर्कों के अधीन था, जिसे मंगोलों ने छीन लिया था। इस कारण मामुलुक सुल्तान कुतुज ने अपने सेनापति बेबार्स को फिलिस्तीन भेजा। मिस्र की सेना ने फिलिस्तीन के युद्ध में मंगोलों को हरा दिया और इसी के साथ मंगोलों का विजय अभियान रुक गया। मंगोल सेनापति पकड़ा गया और मार डाला गया। इस प्रकार मामुलुक तुर्कों ने बहुत कम समय में फिलिस्तीन और सीरिया मंगोलों से वापस छीन लिए। मंगोलों की हार का प्रमुख कारण यह था कि इस समय फिलिस्तीन में मंगोलों की बहुत कम सेना अभियान पर थी, जबकि मंगोल सेनाओं का बड़ा हिस्सा तुर्की में मंगोलों के बीच चल रहे परस्पर संघर्ष में व्यस्त था। अगली कड़ी में देखिए, मंगोल सम्राट बरके खां के इस्लाम स्वीकार कर लेने से मंगोल राजनीति उलझ गई। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।